जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से। आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरों में पहली अपडेट में जानेंगे। मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करेंगे राहुल गांधी। कांग्रेस पार्टी ने कर दिया बड़ा ऐलान। 12 जुलाई को देश भर में होगा जोरदार प्रदर्शन। उधर पश्चिम बंगाल में हिंसा के बीच हुआ मतदान, कहीं फूकी गई मतपेटियां तो कहीं बैलेट बॉक्स में डाला गया पानी। उधर महाराष्ट्र प्रकरण पर आरजेडी ने पोस्टर के जरिए मोदी सरकार पर बोला जबरदस्त हमला, कहा बीजेपी में आइए और सारे दाग धुलवाइए। उधर तेलंगाना में जमकर गरजे पीएम मोदी, बोले केसीआर सरकार सबसे ज्यादा भ्रष्ट। उधर महाराष्ट्र की राजनीति से आई बड़ी खबर। विधानसभा स्पीकर ने मुख्यमंत्री शिंदे और विधायकों को जारी कर दिया नोटिस। उधर समान नागरिक संहिता पर बड़े मुस्लिम धर्मगुरुओं ने जारी कर दिया संयुक्त बयान, कहा यूसीसी हमें कदापि स्वीकार नहीं। और भी बड़ी खबरों को जानेंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले यदि आप भी मानते हैं कि देश की जनता बदलाव चाहती है तो इस वीडियो को लाइक कर, चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिखें जय हिंद। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि राहुल गांधी मानहानि के मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने भी ऐलान कर दिया है कि वो इस मामले में 12 जुलाई को देश भर में प्रदर्शन करेगी। मोदी सरनेम से जुड़े मानहानि मामले में गुजरात हाई कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि निचली अदालत का 2 साल की सजा वाला फैसला सही है। इसी के साथ कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी कह रही है कि राहुल गांधी सच की लड़ाई लड़ रहे हैं, इस कारण उन्हें डराया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी ने अपमान करने वाला बयान दिया था। आपको बता दें कि इस बीच कांग्रेस की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि गुजरात हाई कोर्ट का फैसला निराशाजनक है, लेकिन हमें इसी की उम्मीद थी। उन्होंने कहा कि यह मामला सिर्फ राहुल गांधी या किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, यह अभिव्यक्ति की बात है। इस सरकार का उद्देश्य है कि अभिव्यक्ति की आजादी पर नियंत्रण किया जाए, इस कारण ही सरकार ने मानहानि के कानून का दुरुपयोग किया है। सिंघवी ने कहा कि राहुल गांधी के खिलाफ ये एक बड़ी साजिश है, इसका उद्देश्य स्वतंत्र विचार और बातचीत पर रोक लगाना है। ऐसा करके इनका सोचना है कि इस प्रकार की स्वतंत्र सोच को दबाया जाए। उन्होंने दोहराते हुए कहा कि हम इस मामले में सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। न्यूज एजेंसी पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से बताया कि कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के मामले में 20 जुलाई को शुरू होने वाले संसद के मानसून सत्र से पहले सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेगी। वहीं पूरे मामले पर कांग्रेस पार्टी 12 जुलाई को पूरे देश में जोरदार विरोध प्रदर्शन करेगी। अगली बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल में हिंसा के बीच हुआ पंचायत चुनाव, कहीं फूकी गई मतपेटियां तो कहीं बैलेट बॉक्स में डाला गया पानी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में हिंसा के बीच पंचायत चुनाव में 73,000 से अधिक सीटों पर मतदान हुआ। मतदान को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश के बाद पंचायत चुनाव के दौरान राज्य में केंद्रीय बलों की तैनाती की गई। पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव के दौरान कूच बिहार जिले में दिनहाटा के 12 नाचिना में एक मतदान केंद्र पर कथित तौर पर मतदान से नाराज मतदाताओं ने मतपेटी में ही आग लगा डाली। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार स्थित दिनहाटा में इंद्रेश्वर प्राइमरी स्कूल में बनाए गए मतदान केंद्र में अचानक ही मतदान रोकने की नौबत आ गई। यहां पर उपद्रवियों ने एक बैलेट बॉक्स में ही पानी भर दिया। इसके बाद चुनाव अधिकारियों ने एहतियातन मतदान रुकवा दिया। कांग्रेस नेता कौस्तभ बागची ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को ज्ञापन देकर इस याचिका पर तत्काल सुनवाई करने का अनुरोध किया है, जिसमें पश्चिम बंगाल में हिंसा और हत्याओं के कारण पंचायत चुनावों को अमान्य घोषित करने की मांग की गई है। अगली बड़ी खबर, महाराष्ट्र प्रकरण पर आरजेडी ने पोस्टर के जरिए मोदी सरकार पर बोला जबरदस्त हमला, कहा बीजेपी में आइए और सारे दाग धुलवाइए। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि बिहार में लगातार पोस्टर के जरिए राजनीतिक हमला करने का सिलसिला जारी है। मोदी सरकार पर विपक्ष लगातार सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स की कार्रवाई का आरोप लगाता रहा है और यह भी कहता रहा है कि बीजेपी वॉशिंग मशीन है जिसमें दागदार नेता भी जाकर पूरे तरीके से साफ हो जाते हैं। इस बात को लेकर विपक्ष मोदी सरकार पर हमला बोलता रहा है, लेकिन अब आरजेडी प्रदेश कार्यालय के गेट पर एक पोस्टर के जरिए बीजेपी पर हमला बोला गया है। इस पोस्टर में बड़े अक्षरों में लिखा है कि बीजेपी में आइए, सारे दाग धुलवाइए, मंत्री और मुख्यमंत्री तक बन जाइए। आरजेडी प्रदेश कार्यालय के गेट पर लगाए गए पोस्टर पर नीचे वॉशिंग पाउडर के पैकेट की तस्वीर दिखाई गई है और साथ ही पाउडर के बगल में वॉशिंग मशीन की भी तस्वीर दिखाई गई है। वॉशिंग पाउडर के पैकेट के ऊपर सर्फ का नाम भी लिखा हुआ है। सर्फ का नाम मोदी वॉशिंग पाउडर बताया गया है, जिस पर
पर लिखा है कि सब दाग चुटकियों में धुले, हर घोटालेबाज को मंत्री बनाने की गारंटी। वहीं इस पोस्टर में खास बात यह है कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार की तस्वीर भी लगाई गई है। बीते दिन बीजेपी में शामिल होने के बाद अजित पवार को महाराष्ट्र का उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। पोस्टर में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के साथ ही आरजेडी के कई नेताओं के पोस्टर भी लगाए गए हैं। वहीं पोस्टर आरजेडी के प्रदेश महासचिव प्रेम कुमार यादव ने लगवाया है। बता दें कि एनसीपी से बगावत कर अजित पवार ने 2 जुलाई को महाराष्ट्र सरकार से हाथ मिला लिया था और राज्य के उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। इसी प्रकरण को लेकर अब आरजेडी ने बीजेपी पर जबरदस्त हमला बोला और पोस्टर लगाया जिस पर लिखा कि बीजेपी में आइए और सारे दाग धुलवाइए। अगली बड़ी खबर, महाराष्ट्र की राजनीति में फिर से मचा बवाला। विधानसभा स्पीकर ने मुख्यमंत्री शिंदे और विधायकों को जारी कर दिया नोटिस। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की बगावत और अजित पवार के उप मुख्यमंत्री बनने के बीच विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने शिंदे गुट के नेता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और विधायकों को नोटिस जारी कर दिया है। विधानसभा स्पीकर ने सभी से 7 दिनों के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है। उनका यह फैसला ऐसे वक्त में आया है जब राज्य की सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा है और माना जा रहा है कि एनसीपी गुट के साथ आने से शिवसेना शिंदे गुट के विधायक नाराज बताए जा रहे हैं। बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष को शिंदे गुट के 16 विधायकों की अयोग्यता पर फैसला करना है। भारतीय जनता पार्टी के सूत्रों ने कहा कि सत्र से पहले मंत्रिपरिषद के विस्तार की संभावना नहीं है। हालांकि एनसीपी से मंत्रियों को विभागों का आवंटन आने वाले दिनों में हो सकता है। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि हो सकता है कि मंत्रिपरिषद में केवल कैबिनेट मंत्री हो, ना कि कोई राज्य मंत्री। इस बीच शिंदे नीत शिवसेना के एक नेता ने कहा कि मंत्रिपरिषद विस्तार 1 या फिर 2 दिन में हो सकता है। उन्होंने कहा कि भाजपा और शिवसेना दोनों के सदस्यों को शामिल किया जाएगा। ऐसी अटकलें हैं कि अजित पवार के नेतृत्व वाले एनसीपी गुट के सत्तारूढ़ गठबंधन का हिस्सा बनने के बाद शिंदे खेमे में बेचैनी है। अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी की सजा पर जमकर भड़के पी चिदंबरम। बोले 162 सालों के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि किसी को ऐसे बयानों के लिए 2 साल की सजा सुनाई गई हो। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मोदी सरनेम से जुड़े आपराधिक मानहानि के एक मामले में गुजरात हाई कोर्ट ने 2 साल की सजा में कोई भी रियायत देने से साफ इनकार कर दिया। हाई कोर्ट के इस फैसले पर कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। पी चिदंबरम ने कहा कि भारतीय दंड संहिता के 162 सालों के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था कि किसी को ऐसे बयानों के लिए 2 साल की सजा सुनाई गई हो। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का पूरा उद्देश्य उनको संसद की सदस्यता से अयोग्य ठहराना था। इसके बाद जो हुआ वो अयोग्य ठहराए जाने को जायज बताने का प्रयास था। कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने कहा कि मैं फिर से इस बात को दोहराता हूं कि भारतीय दंड संहिता के अमल में आने के बाद से 162 सालों में ऐसा कोई भी मामला नहीं आया जिसमें अदालत ने अधिकतम 2 साल की सजा सुनाई हो। मैं उम्मीद करता हूं कि इस मामले में एक दिन न्याय जरूर मिलेगा। अगली बड़ी खबर, बंगाल में पंचायत चुनाव के लिए वोटिंग के बीच हुई जबरदस्त हिंसा। कई जिलों में बीती रात से अब तक 12 लोगों की हो गई मौत। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि बंगाल में पंचायत चुनाव के लिए वोटिंग के बीच कई जगहों से हिंसा की खबरें सामने आ रही हैं। इसे लेकर अब पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी का बड़ा बयान सामने आया है। उनका कहना है कि पंचायत चुनावों में बंगाल जल रहा है। टीएमसी के गुंडों ने बंगाल को आग में झोंक दिया है। केंद्र सरकार को बंगाल को बचाने के लिए सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती करनी चाहिए। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी बंगाल को लूटने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल भारत के स्वतंत्रता सेनानियों की भूमि है और हम इसे टीएमसी के गुंडों को बर्बाद नहीं करने देंगे। उनका आरोप है कि राज्य चुनाव आयुक्त राजीव सिन्हा टीएमसी के कार्यकर्ताओं की तरह काम कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में पंचायत वोटिंग के दौरान हुई हिंसा में एक और मौत की खबर सामने आई है। उत्तरी दिनाजपुर के चाकुलिया में टीएमसी कार्यकर्ता की मौत हो गई। राज्य में कल रात से अब तक 13 राजनीतिक कार्यकर्ताओं की मौत हो चुकी है। आपको बता दें कि फिलहाल बंगाल में पंचायत चुनाव में जबरदस्त हिंसा देखने को मिली है। कहीं उपद्रवियों ने बैलेट पेपरों में आग लगा दी तो कहीं पर बैलेट बॉक्स में पानी डाल दिया। आपको बता दें कि कई जिलों में बीती रात से अब तक लगभग 13 लोगों की मौत हो गई।
अगली बड़ी खबर, मनीष सिसोदिया की संपत्ति पर अरविंद केजरीवाल ने दी सफाई। बोले 52 करोड़ की नहीं बल्कि 80 लाख रुपए की हुई जब्ती। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली में पिछले कुछ हफ्तों से अध्यादेश पर जारी सियासी लड़ाई फिलहाल कमजोर पड़ती नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार का ध्यान इस पर केंद्र के अध्यादेश से हटकर मनीष सिसोदिया के केस पर आ गया है। शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय ने शराब घोटाले के मामले में आरोपी मनीष सिसोदिया, अमनदीप ढाला, राजेश जोशी, गौतम मल्होत्रा और अन्य की करीब 52 करोड़ 24 लाख रुपए की संपत्ति जब्त कर ली है। इस अटैचमेंट में 44 करोड़ 29 लाख रुपए कैश और चल संपत्ति है, जिनमें से 11,49,000 रुपए मनीष सिसोदिया और 16 करोड़ 45 लाख रुपए ब्रंदको सेल्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य के हैं। कुछ ही देर में इस खबर ने सियासी रंग लेना शुरू कर दिया। दिल्ली भाजपा ईडी के एक्शन को मुद्दा बनाते हुए आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल से इस मामले में जवाब मांग रही है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से ईडी द्वारा जब्त की गई मनीष सिसोदिया की संपत्ति पर जवाब देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री जी, अब सबको मनीष सिसोदिया के खिलाफ कुछ नहीं मिला तो आपने ईडी के जरिए मनीष सिसोदिया को बदनाम करना चालू कर दिया। आपकी ईडी शाम से टीवी चैनलों पर झूठी खबरें चलवा रही है कि मनीष सिसोदिया की 52 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ईडी ने असल में जो संपत्ति जब्त की है उसके कागजात ये रहे। टोटल 80 लाख की संपत्ति जब्त की गई है, वो भी 2018 के पहले की है, जब एक्साइज नीति बनी ही नहीं थी। पूरी संपत्ति एक नंबर की है। डिक्लेयर्ड लोगों ने कभी सोचा नहीं था कि एक दिन ऐसा आएगा जब भारत जैसे महान देश का ऐसा प्रधानमंत्री मिलेगा जो इस तरह खुलेआम झूठ बोलकर अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को खत्म करने की कोशिश करेगा। असली भ्रष्टाचारी कौन है ये आप भी जानते हैं। हिम्मत है तो उन्हें पकड़कर दिखाइए। अगली बड़ी खबर, तेलंगाना में केसीआर पर जमकर गरजे पीएम मोदी। बोले केसीआर सरकार सबसे ज्यादा भ्रष्ट। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के वारंगल में 6000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि तेलंगाना के लोगों की ताकत ने हमेशा भारत की ताकत बढ़ाई है। आज जब भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है तो इसमें तेलंगाना के लोगों की बहुत बड़ी भूमिका है। पीएम मोदी ने इस दौरान केसीआर सरकार पर जबरदस्त हमला बोला और केसीआर सरकार को सबसे भ्रष्ट सरकार बताया। पीएम मोदी ने कहा कि ऐसे में जब पूरी दुनिया भारत में निवेश के लिए आ रही है तब तेलंगाना के सामने अवसर ही अवसर हैं। उन्होंने कहा कि आज का भारत नया भारत है, बहुत सारी एनर्जी से भरा हुआ है। 21वीं सदी के इस तीसरे दशक में हमारे पास एक गोल्डन पीरियड आया है। हमें इस मौके के हर पल का पूरा इस्तेमाल करना है। देश का कोई भी कोना तेज विकास की संभावना में पीछे नहीं रहना चाहिए। इस दौरान उन्होंने केसीआर सरकार पर जबरदस्त हमला बोला और कहा कि केसीआर सरकार सबसे ज्यादा भ्रष्ट सरकार है। अगली बड़ी खबर, समान नागरिक संहिता पर बड़े मुस्लिम धर्मगुरुओं ने जारी किया संयुक्त बयान। कहा यूसीसी हम कदापि स्वीकार नहीं करेंगे। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर मुस्लिम धर्मगुरुओं के हवाले से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से एक संयुक्त बयान जारी किया गया है। इसमें सरकार से मांग की गई है कि वो इसे लाने का इरादा छोड़ दे। इसी के साथ मुस्लिम समुदाय के लोगों से आग्रह किया गया है कि वे विधि आयोग की ओर से मांगी गई रिपोर्ट पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और ये साफ कर दें कि यूसीसी कभी भी स्वीकार नहीं है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता डॉक्टर सैयद कासिम रसूल इलियास ने शुक्रवार को यह संयुक्त बयान जारी किया है, जिसमें मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष समेत उन कई बड़े मुस्लिम धर्मगुरुओं के नामों का जिक्र है जो यूसीसी के पक्ष में नहीं है। आपको बता दें कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि हमें यूसीसी कदापि स्वीकार नहीं है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।